मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, महाजनपद काल या मगध साम्राज्य। ये मगध साम्राज्य महाजनपद ही था, जो मगध था वो महाजनपद ही था। कई महाजनपदों को मिला के मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले कुछ बातों को जान लेते हैं छोटी मोटी। पहले मैप बना लेते हैं। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कैसे था, इसके बारे में कुछ जानते हैं। मैप हालांकि यहाँ बना हुआ है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए हम आपको एक मैप बनाते हैं। ठीक है, ये है हमारा इंडिया। जैसे भी बन गंदा समझो दांत लग रहा है इधर का। ठीक है, तो अब देखते हैं, जो महाजनपदों का उदय हुआ था या जनपदों का विस्तार हुआ था या वैदिक सभ्यता जहाँ पे विकसित हुई, उनके बारे में देखते हैं। कौन से क्षेत्र थे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, यह है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु के बाद ही निकलती है यहाँ से। कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, ये सारी 5 नदियां जो है यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, कुछ जो है हिमालय से निकलती हैं, और जो व्यास है वो सिर्फ भारत में बहने वाली नदी है, एकमात्र नदी है व्यास, जो सिर्फ भारत में बहती है। उसके बाद उत्तर भारत में जो महाजनपद काल है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था, और पश्चिमी बिहार का जो क्षेत्र था, यहीं पे इसका जो है विकास हुआ था। आगे देखते हैं, 16 महाजनपदों में किसका स्थान कहाँ पे था। ये जो क्षेत्र है, ये कुरु, यहाँ पे कुरु महाजनपद, इसी के नीचे था हस्तिनापुर। बिहार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे था मगध। इसकी राजधानी थी राजगिरी या पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के ऊपर ही जस्ट था काशी, जो आज का बनारस है, इसको काशी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे था मगध, बिहार के पटना गया जिले में। और उसके बाद इसकी दूसरी राजधानी थी राजगिरी, जो यहाँ पे थी। इधर था वत्स, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र लेके। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहां के आसपास जो था अवंती। उसके बाद मथुरा जहाँ पे है आज का, वो तो मथुरा आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, यहीं से निकलती थी यमुना नदी, उत्तराखंड के बंदरपुर से काशी यानी बनारस इलाहाबाद के पास। और पांचालों की राजधानी कहाँ थी, उत्तराखंड में पांचाल। तो ऐसे करके 16 महाजनपद जो है, ये सारे उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्रों में इनका विस्तार था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि महाजनपद, आखिर महाजनपद का उदय कैसे हुआ। पहले तो जो वैदिक सभ्यता थी वो कबीलाई समाज था, तो ये महाजनपद कैसे बनने लगे। तो इनके बारे में कुछ बता दें हम आपको कि जो वैदिक सभ्यता थी, ये सप्त सिंधु प्रदेश में इसका विकास हुआ था। ठीक है, विकसित हुई थी। सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियां थी। ठीक, अब नदियां जहां पे होंगी वहां उपजाऊ मिट्टी होगी। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी जो उत्तर भारत में आज भी देखने को मिलती है। उसके बाद जब उपजाऊ मिट्टी होगी तो ये लोग कृषि करेंगे। ठीक है, कृषि कार्य बहुत उन्नत हो जाएगा। कृषि करेंगे तो उपज ज्यादा होगी। उपज होगी तो जितना इनको जरूरत होगी खाने के लिए या उपभोग के लिए, उपभोग के बाद जो बचा होगा उसको ये लोग संचित करेंगे। ठीक है, अब आपको बता दें कि यहीं पे लोहे का विकास हो गया था। वहां पे जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है,
नहीं सॉरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिमी बिहार का जो क्षेत्र था, यहाँ पे लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज हो जाएगी, ऊपर से जलोढ़ मिट्टी यानी उपजाऊ मिट्टी, तो कृषि कार्य तो बहुत अच्छे से होने लगेगा। ठीक है, अब ये लोग संचित करने लगेंगे। संचित जब करने लगेंगे तो कुछ आधा जो बेचेंगे, और जिससे क्या होगा, आर्थिक परिवर्तन काफी तेजी से होने लगेगा। साथ ही व्यापार में बढ़ावा मिलेगा। आपने पढ़ा है कि उत्तर वैदिक काल में ये लोग बाहर भी व्यापार करने लगे थे। ठीक है, बाहरी देशों से। उसके बाद व्यापार वाणिज्य में बढ़ावा मिलेगा। आगे देखिए, व्यापार वाणिज्य में बढ़ावा मिलेगा, साथ ही ये जो अपने अनाजों को संचित करके रखेंगे एक जगह, तो अब ये लोग पहले तो जब कृषि कार्य करने लगेंगे, तो कृषि करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में कहीं पे भी अनाज उपज हो गई और उसके बाद फिर ये लोग वहां से चल देंगे अलग। इनको कुछ वहां पे रुक के रहना पड़ेगा ना, तो स्थायी जीवन का यहाँ पे स्थायी जीवन की शुरुआत होती है। ठीक है, साथ ही जब ये लोग अनाजों को संचित करके रखेंगे, तो इनके संरक्षण की भी किसी को जरूरत पड़ेगी, जिससे चोरी और लूट का डर ना रहे। इनको संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे साथ ही कुछ लोग ऐसे होंगे समाज में जिनके पास ज्यादा अनाज होगा। ठीक है, वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास जो है अनाज की कमी होगी। तो समाज में, प्रत्येक समाज में विभिन्नता देखने को मिलती है। कहीं कहीं किसी के पास क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा धन होता है, जिनके पास कुछ लोगों के पास कम धन होता है। जिनके पास ज्यादा धन होगा उनको खुद भी एक संरक्षण की जरूरत होगी। तो यहीं से लोहे का जो प्रयोग हुआ था, लोहे के प्रयोग से ही क्षत्रिय वर्ग उभर के आएगा। ठीक है, क्षत्रिय वर्ग के वर्चस्व में वृद्धि हो जाएगी, जिससे कबीलाई जीवन जो है, वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का जो कबीलाई जीवन था, ये समाप्त होने लगेगा। अब क्षत्रिय वर्ग के में वृद्धि होगी, तो ये लोग, जब इनके पास शक्ति आ जाएगी, तो ये लोग क्षेत्र जीतना प्रारंभ कर देंगे, अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगेंगे। ठीक है, जिसके पास शक्ति होती है उसी के पास सत्ता होती है, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये लोग अब क्षेत्र जीतने लगेंगे, युद्ध वगैरह करने लगेंगे। ठीक, जिससे कबीलाई जीवन समाप्त होगा, और क्षेत्रों को जीत के ये लोग अपने क्षेत्र में मिलाएंगे, जिससे बड़े बड़े क्षेत्रों का निर्माण होगा। ठीक है, साथ ही जो अब जो लोग जहां पे रहने लगते हैं, वहां पे उनको जो है उस स्थान से उनको प्रेम हो जाता है, क्योंकि भाई वहीं पे उनकी खेती है, वहीं पे उनके पशु हैं, वहीं पे उनका परिवार है। तो एक क्षेत्रीय भावना का विकास होने लगेगा। ठीक है, साथ ही क्षेत्रीय भावना का विकास होने लगेगा। इस प्रकार जो जनपद थे वो महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे। जनपद महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे। ठीक है, इसी प्रकार महाजनपदों का निर्माण होता है, जिसमें से कुछ की अगर बात करें, तो कुछ महाजनपद थे जो काफी शक्तिशाली थे, वहीं कुछ थे जो उतने शक्तिशाली नहीं थे। जैसे देखते हैं, जैसे अगर मान क्या लें, जैसे मगध, जो कि कई सारे साम्राज्यों को, मतलब जनपदों को जीतकर इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था और मगध साम्राज्य का निर्माण किया था। उसके साथ ही वत्स था, और कौशल देश। ठीक है, अश्मक एक महाजनपद था। अश्मक सिर्फ एक ही महाजनपद है, कई बार एग्जाम पूछते हैं। एक ही मात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत में
कहाँ पे? गोदावरी नदी के किनारे था। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे था अस्मक। वज्जी की अगर बात करें, वज्जी और मल्ल, ये दो ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी यहाँ पे। कैसी व्यवस्था थी? लोकतंत्र था। ये यानी गणतंत्र। देखते हैं। उसके बाद जो बाकी सारे महाजनपद थे उसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, अगर महापरिनिर्वाण सूत्र की बात करें जो कि बौद्ध साहित्य है, एक महापरिनिर्वाण सूत्र, ये बौद्ध साहित्य है। ठीक है, इसमें 6 महानगरों की बात की गई है। 6 महानगरों को बताया गया है जो कि उस समय पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से थे ये देखते हैं। चंपा, राजगृह क्योंकि मगध की राजधानी थी, मगध की 2 राजधानियां थी। श्रावस्ती, श्रावस्ती आज श्रावस्ती यही जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, काशी यूपी का है, और कौशाम्बी। ठीक है, उसके बाद साकेत। इन सब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा बहुत अच्छे से, रामायण वगैरह में भी इनकी जो है चर्चा देखी जाती है। ठीक है, मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर, ये जैसे हमने बता ही दिया, मगध साम्राज्य में मिला लिया था, जिससे मगध में मिला लिया था, जिससे मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। अगर वैशाली की लिच्छवी की बात करें, वैशाली का लिच्छवी जो गणराज्य था, यही विश्व का पहला गणतंत्र है यानी लोकतंत्र। ठीक है, हाँ, पहला लोकतंत्र यानी गणतंत्र है। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है मोटी मोटी, और ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। वहीं देखें, अगर कुछ बातें और देख लें तो कला और कौशल का विकास हो रहा था। ठीक है, धन धान्य भी काफी अच्छा हो गया था, व्यापार वाणिज्य में भी वृद्धि हो गई थी। तो इसी कारण जो है भारत का जो राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ बोलते हैं, भारत के राजनीतिक इतिहास के प्रारंभ, वो कहां से बोला जाता है? 6ठी शताब्दी ईस्वी। ठीक है, ईसा पूर्व, सॉरी, ईसा पूर्व से ही भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। अब आइए देखते हैं अपना टॉपिक। महाजनपद काल का प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में भी इसका उल्लेख कई बार हुआ है। महाजनपद काल को कई अन्य नामों, अब बौद्ध जनपद से आप बौद्ध ग्रंथों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बौद्ध का नाम क्यों क्या लिया जा रहा है? क्योंकि इन्हीं महाजनपदों में एक जनपद था जिसमें से जिनके जो वो थे, प्रधान थे, वो भगवान बुद्ध के जो है पिताजी थे। तो इसी वजह से यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों, इसी वजह से यहाँ से अभी इन्हीं के बीच में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हो जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही। ठीक है,
तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि बार बार बौद्ध ग्रंथ बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी यहीं पे बौद्ध जो ग्रंथों का है वो भी रचना हुई थी। महाजनपद काल को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे किन नामों से जाना जाता है? सूत्र काल, बौद्ध युग यानी बुद्ध युग, द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत यहीं से हुई, ठीक है। महाजनपद काल को जानने के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो उत्तरी काले पॉलिशदार जो मृदभांड है, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पुराना सिक्का कौन सा, तो ये आहत सिक्के थे जिनको पंचमार्क सिक्के भी बोलते थे, चांदी के बने होते थे, ठीक है। 500 ईसा पूर्व के लगभग पुराने सिक्के जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक के प्राप्त हुए हैं, वो भारत में प्रचलित प्राचीन मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। प्रारंभ में चांदी के जो आहत सिक्के चांदी के बने होते थे, ये भी पूछ लिया जाता था किसके बने होते थे, ठीक है, सर्वाधिक थे, और तांबे कांस्य सिक्के भी प्राप्त हुए, तांबे और कांसे के सिक्के भी प्राप्त हुए। आहत सिक्के धातु के टुकड़े पर चिन्ह विशेष ठप्पा मारकर बनाया जाता था, यानी पीट कर बनाया जाता था। आहत सिक्कों पर चिन्हों के अवशेष भी मिले हैं, जैसे मछली बना होता था, पेड़, मोर, यज्ञ देवी, हाथी, शंख, बैल, ज्यामितीय वृत्त चित्र जो थे, जैसे व्रत है, चतुर्भुज है, त्रिकोण है, खरगोश वगैरह बना होता था। इन सिक्कों का कोई नियमित आकार नहीं था, ठीक है। ये राजा द्वारा जारी नहीं किए जाते थे, बल्कि व्यापारी समूहों द्वारा संबंधित माने जाते थे। राजा नहीं जब संबंधित किया था, व्यापार वाणिज्य में जब वृद्धि हो गई तो वस्तुओं के लेन देन के लिए जो है व्यापारी लोग जो थे वो ही आहत सिक्कों का प्रयोग करते थे। अधिकांश आहत सिक्के कहाँ से मिले हैं? पूर्वी यूपी यानी इलाहाबाद और शाहपुरा तथा बिहार यानी मगध से। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। साहित्यिक अभिलेख की बात करें तो देसी साहित्य और विदेशी साहित्य दो हैं। देसी साहित्य में अगर देखें तो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का सुत्त पिटक, विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय और महावस्त्र, ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, तो ये बौद्ध साहित्य है। जैन धर्म की अगर बात करें तो भगवती सूत्र, अल्प सूत्र, अशायान, औपपादिक सूत्र, आगम सूत्र, आवश्यक जोड़ी, ठीक है। लेकिन यही दोनों हैं जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। काफी सारी जो बातें हैं यहीं से पता चलती है, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र से। ब्राह्मणों की अगर बात करें, ब्राह्मण जो थे वे वेदांग थे, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प और छंद, पुराणों में से भी हमको कुछ बातें देखने को मिलती हैं। विदेशी साहित्य की बात करें तो हेरोडोटस की जो हिस्टोरिका थी, हिकेटियस की ज्योग्राफी, नियार्कस का जो विवरण है, और सिक्रिटिस का जो विवरण है, सिकंदर की जीवनी इसने लिखी थी, केशियस का विवरण है। अब हम आपको बता दें कि जो ये इतने विद्वानों के जो नाम लिखे हैं, ये जो सारे हैं ये सिकंदर के समय के आसपास ही आए थे, ठीक है। प्लूटार्क है, जस्टिन है, कर्टियस का जो विवरण है, ये सभी विद्वान सिकंदर के बाद आए थे। कौन? प्लूटार्क, जस्टिन और कर्टियस सिकंदर के बाद के काल में आया था, लेकिन इन्होंने भी सिकंदर के बारे में भी विवरण दिया है। महाजनपद काल देखते हैं, 16 महाजनपद थे। 15 महाजनपद नर्मदा के उत्तर में स्थित है। नर्मदा नदी कहाँ पे बहती है बताइए? ये जो है गुजरात के नीचे खंभात की खाड़ी की जो क्षेत्र है वहां से, ठीक है। नर्मदा के उत्तर में स्थित है, स्थित थे, सॉरी ये हाँ है बात। 16वां महाजनपद जो अश्मक है वो अश्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, दक्षिण भारत में। महाजनपद के काल का द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ हुआ था। अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, भगवती सूत्र, ये दोनों जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करते हैं। अंगुत्तर निकाय में गांधार और कंबोज का उल्लेख मिलता है। महावस्तु जो है इसमें सिबी, दर्शन नामक महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 16 महाजनपद कौन से थे? काशी, कौशल, अंग, वत्स, मल्ल, वज्जी और शूरसेन यानी मथुरा, कुरु जिसकी राजधानी कुलू यानी दिल्ली या हरियाणा, अभी का जो है वर्तमान में है ये बता रहा है, ठीक है।
केदी यानी बुंदेलखंड, अशमक जो है एमपी में था, पांचाल यूपी में था, कंबोज जो है पाकिस्तान में था, गांधार पाकिस्तान में रावलपिंडी पेशावर में था, अवंती जो है कहाँ पे था बताइए। उसके बाद मगध बिहार में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहीं पे हमारा समाप्त हो जाता है चैप्टर आज का। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो कुछ महाजनपदों की राजधानियां जो है उनको देख लेते हैं। जैसे काशी की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अंग की राजधानी चंपा। राजधानियां कई बार पूछी जाती है। वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी। मल्ल की राजधानी है कुशीनगर। गौतम बुद्ध जो थे उनके पिताजी यही मल्ल के जो थे वो प्रधान थे, मल्लगढ़ जनपद के। और वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, ये लिखा हुआ है। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है। चेदी की क्या राजधानी थी? चेदी की राजधानी बताइए। थिवती। सोती थिवती। सोती थिवती। अशमक की राजधानी क्या थी? अशमक की राजधानी कोटली। ठीक है। पांचालों की राजधानी अहिच्छत्र। और कंबोज की राजधानी क्या थी? कंबोज इसकी राजधानी थी कश्मीर। इसको बोलते थे हाटक भी बोलते हैं, बोलते थे। गांधार की राजधानी क्या थी? सही, तक्षशिला। और मत्स्य की राजधानी क्या थी? ये पूर्वी राजस्थान में एक ही ऐसा महाजनपद था जो कि पूर्वी राजस्थान में था, मत्स्य। ठीक है, तो इसकी राजधानी विराटनगर। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। और मगध या बिहार की राजधानी क्या थी? राजगीर। मगध जो है बिहार में था, तो इसकी राजधानी राजगीर। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। और फिर अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि मगध का ये उत्कर्ष क्यों हुआ था। मगध ही सारे 16 महाजनपदों में मगध ही इतना वर्चस्वशाली कैसे हुआ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।